एनसीईआरटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें हिस्ट्री की सीरीज बनाई जा रही है और क्लास 6 को चूज किया गया है। और आज क्लास 6 के चैप्टर 8 यानी हिस्ट्री का चैप्टर 8 का आज 7th पार्ट बन रहा है, 7वां भाग बन रहा है। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसका पेज संख्या 81 खोल लीजिए। देखिए मेरे पास यह एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी किताब है और इसका पेज नंबर 81 में खोल रहा हूं, तो देख लीजिए। और इसमें देखिए ये जो मेन टॉपिक है गांव, शहर और व्यापार, यानी हम गांव के बारे में, शहर के बारे में और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। और इंग्लिश में लिखा है वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स। तो इसमें इसका ही मतलब है कि गांव बहुत वाइटल, मतलब बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, और उसी से शहर की संपन्नता जुड़ी हुई है। तो गांव, शहर और व्यापार का क्या रिलेशन है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है वह है व्यापार और व्यापारी। देखिए मैं लिख दिया हूं व्यापार और व्यापारी, यानी ट्रेड एंड ट्रेडर के बारे में हम चर्चा करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। मैं बुक को पढ़ रहा हूं और उसके एक एक पैराग्राफ को समझा रहा हूं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। कहीं जरूरत होगी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, लेकिन इसका एक वर्ड मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। तो देखिए इसमें लिखा है व्यापार और व्यापारी यानी ट्रेड एंड ट्रेडर। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहला आपको बात आ गया उत्तरी काले, जिसको हम आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, NBPW। तो ये उसका कोड वर्ड है, ये एब्रेसिव। एन का मतलब नॉर्दर्न, बी का मतलब ब्लैक, पी का मतलब पॉलिश और डब्ल्यू का मतलब वियर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वियर, और उसी को हिंदी में उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन कह रहा है। तो इसको हिंदी में क्या कहता है, देखिए पूरा उत्तरी काले, ठीक है, और पॉलिश वाले, उत्तरी काले पॉलिश, या कहीं कहीं चमके भी लिखा है, पॉलिश वाले बर्तन वाले मृद भांड। आप लिख लीजिए मृद भांड। मृद भांड, मृद का मतलब मिट्टी के बर्तन होते थे। किस चीज के बर्तन होते थे? मिट्टी के। मिट्टी के बर्तन उस समय बनाए जाते थे, और जो उसको बहुत पकाया जाता था, इसलिए वो काला उसमें आ जाता था, कालापन आ जाता था। और फिर ऊपर से उसमें काले रंग का बहुत ही एक महीन लेप लगाया जाता था, जो बहुत ही चमकदार होता था, और इसीलिए उसको उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन कहते थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों में मिले हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो NPPW के जो बर्तन बनाए जाते थे, और विशेष करके देखिए कई तरह के बर्तन बनते थे, लेकिन विशेष रूप से क्या था, यहाँ पर कटोरियां एवं थालियां, कटोरियां एवं थालियां, कटोरिया बाउल्स जो होते हैं एवं थालियां। इस मतलब उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड मिट्टी के बर्तन में विशेष रूप से जो कटोरियां बनाई जाती थी और जो थालियां बनाई जाती थी, और भी कई तरह की इसमें लोग बर्तन बनाते रहते थे, या मृदभांड बनता था, घड़ा बनाया जाता था, पॉट बनाया जाता था। तो ये, लेकिन कटोरिया और थालियां तो बता रहा है कि इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों में मिले हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, देखिए ये इंडिया का मैप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के और भी जहां जहां आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, यहाँ हर जगह दक्षिण भारत में भी ये मिले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ इंडिकेट कर, क्योंकि ये उत्तरी काले है। उत्तरी का मतलब हो गया कि ये भारत के ऐसे बर्तन उत्तरी भाग में बनाए जाते थे, नॉर्दर्न पार्ट में बनाए जाते थे। इंडिया का जो उत्तरी भाग है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहां ऐसे बर्तन बनाए जाते थे। तो बनाए तो जाते थे नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन ऐसे बर्तन जो है वो भारत के साउथ पार्ट में भी मिले हैं, दक्षिण भारत में भी मिले हैं। ऐसे बर्तन आपको पश्चिमी भारत के भी
पुरास्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट से पाए जाते हैं। ऐसे बर्तन भारत के पूर्वोत्तर भाग से भी पाए जाते हैं। मतलब हर जगह, प्राय हर जगहों में ऐसे बर्तन मिले हुए हैं। तो अब इसी से हमारा प्रश्न उठता है, क्या सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। तो ये प्रश्न भाई बहुत आसान है कि जब ये उत्तरी भारत में ऐसे काले पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो उनकी थालियां कटोरियां भारत के अन्य भागों में कैसे पहुंच गए, ये एक प्रश्न है। तो इसका देखिए, अब ऐसा अनुमान इसका आंसर क्या है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो भाई यही इसका आंसर है कि भैया ये तो उत्तरी भारत में बनते थे, लेकिन यहाँ से उत्तरी भारत से व्यापारी ऐसे बर्तन को, कटोरिया, थालियां आदि को, ठीक है, ले जाकर भारत के अन्य भागों में क्या करते थे, बेचते थे। व्यापारी खरीद लेते थे थोक भाव में, यहाँ के जो पॉटर है, कुम्हार हैं, और वहां से खरीद कर जाकर भारत के अन्य भागों में जहां इसकी डिमांड, हर जगह डिमांड थी, इतना खूबसूरत होते ही थे, तो उसको वहां जाकर बेचते थे। नेक्स्ट पॉइंट पा जाइए। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। एक मेन पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि जो दक्षिण भारत था, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, और ये चीज आज भी है, ये नहीं कुछ समय प्रसिद्ध था, आज भी इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत देखिए क्या है, सोना, गोल्ड। सोना क्या है, गोल्ड। सोना मतलब स्लिप नहीं, गोल्ड। तो सोना, इसी तरह से देख लीजिए मसाले, स्पाइसेस। तो मैं हिंदी लिख देता हूँ, आप लोग तो समझ ही रहे, बोल रहा हूँ। तो मसाले क्या हो गए, स्पाइसेस हो गए। और काली मिर्च, काली मिर्च, खास तौर से काली मिर्च कह रहा है, काली मिर्च, ब्लैक पीपर जिसको बोलते हैं, ब्लैक पीपर, काली मिर्च तथा कीमती पत्थर एवं कीमती पत्थर, कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे। तो दक्षिण भारत में देख लीजिए, साउथ इंडिया में सोना मिलता है, आज भी साउथ इंडिया में कर्नाटका कोलार गोल्ड माइन से, आपको तो पता है ना, ये जान भी जाइए। या स्पाइसेस, मसाले दक्षिण भारत में मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। काली मिर्च आज भी मिलते हैं, और काली मिर्च को विशेष तौर पर कहा गया है। तो देखिए मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, इस पर मैं एक रील भी बनाया था कि काली मिर्च को उस समय एवं प्रिया भी कहा जाता था, और काली मिर्च को आगे आएगा कि ये काले सोना भी कहा जाता था, काला सोना। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है। तो काली मिर्च भी दक्षिण भारत में मिलता था, आज भी मिलता है। और कीमती पत्थर, और जो भी कीमती जो पत्थर होते थे, रत्न होते थे, वो भी दक्षिण भारत में पाए जाते थे। अब क्या है, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और ये रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत मांग, ठीक है ना, रोमन साम्राज्य में मांग, रोमन साम्राज्य में बहुत मांग, यस, ये आप नोट कीजिए, बहुत मांग। पूछा जाएगा कि काली मिर्च की कहाँ ज्यादा मांग थी, तो रोमन साम्राज्य में इसकी बहुत मांग थी, और वहां पर इसको क्या कहा जाता था, तो इसको काला सोना या काले सोने, इसको काले सोने से पुकारते थे, काले सोने। और एक और चीज मैं बताया हूं, एवन प्रिया, इसी को काले सोने आप नोट कर लीजिए, प्लस एडिशनल में लिख देता हूं, एवन प्रिया भी इसको कहा गया है, एवन प्रिया, ठीक है, इसी को एवन प्रिया भी कहा गया है, क्योंकि यूनान के लोग में इसको एवन प्रिया कहा जाता था। तो ये अलग से लिख लीजिए, ये यूनान है, ये ग्रीक है। एवन के लोग, एवन या यूनान, ये एवन, इसी को यूनान कहते हैं, इसी को ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीक। तो यहाँ पर इसको एवन प्रिया बुलाया जाता था, और रोमन में कहाँ बुलाया जाता था, तो ये काले सोने। तो दो यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछा जाएगा कि काले सोने कहाँ पुकारा जाता था, तो यहाँ कंफ्यूज कर दिया जाएगा, रोमन साम्राज्य, उसके बाद ग्रीक, ठीक है ना, अरब कंट्री और अन्य जगह। तो आपको जब काला सोना का आंसर आएगा तो आप इसको रोमन साम्राज्य की बात कीजिएगा कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोना कह के पुकारा जाता था और उसका बहुत मांग था। और ये
यूनानी लोगों को या ग्रीक लोगों को भी ये बहुत पसंद था और वो लोग इसको गोश्त में डालकर टेस्टी बना के खाते थे। तो इसलिए इसको एवन प्रिया कहा गया कि एवन ग्रीक लोगों को कहा जाता था, यूनानी लोगों को कहा जाता था। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि एवन में एवन प्रिया कहलाता था, रोमन साम्राज्य में काले सोने कहलाता था। तो ये आपको मैं एवन प्रिया एक्स्ट्रा यहाँ लिखा हूँ, आपके बुक में काले सोना लिखा गया है, इस पर क्वेश्चन आए तो बताइएगा। तो बस मूल बात यही है कि दक्षिण भारत उस समय, ठीक है ना, सोना के लिए यानी गोल्ड के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और जो चीज जहां मिलेगा वहीं से उस चीज का वहां से लेकर दूसरे जगह उसको बेचा जाएगा, व्यापार किया जाएगा। तो उसी बात को समझा रहा है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो अब व्यापारी क्या करते थे कि ये जितने सामान है, देखिए यहां तक व्यापारी इन सामानों को उठाते थे, ठीक है, और इन सामानों को उठाकर, ठीक है ना, कहां पहुंचाते थे? रोम पहुंचाते थे, रोम में पहुंचा देते थे। और कैसे पहुंचाते थे? तो इन चीजों को ये समुद्री मार्ग, देखिए यहां पर लिख रहा है कि समुद्री जहाज प्लस सड़क, समुद्री जहाज प्लस सड़क मार्ग से इसको रोम पहुंचाते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस बुक में लिखा जा रहा है कि सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थर को व्यापारी क्या करते थे कि समुद्री जहाज पर लादकर और सड़क मार्ग का भी उपयोग करके रोम तक इसको ले जाकर भारत से इसको उठाते थे और रोम में ले जाकर इसको पहुंचा देते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। और एक और बात है कि ये जब वहां पर पहुंचाया जाता था तो वो लोग इन सब चीजों को खरीदते थे और इसके बदले में क्या करते थे? अपन सिक्के से खरीदते थे और उनके सिक्के, रोमन सिक्के जो सोने के होते हैं उससे खरीदते थे। तो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा संख्या में रोमन सिक्के पाए गए हैं। तो एक नेक्स्ट बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि देखिए दक्षिण भारत में क्या मिला है। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, रोमन सिक्के पाए गए हैं, रोमन क्वाइंस, रोमन सिक्के मिले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये व्यापार होता था, ठीक है ना, इसका प्रूफ के रूप में कि भाई कोई आज कहेगा कि आज आप कैसे जानते हैं कि दक्षिण भारत से सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थर व्यापारी ले जाकर रोम में बेचते थे। रोम के लोग क्या उसके बदले में कुछ दिए हैं? कोई आपको प्रूफ है? तो हाँ, प्रूफ है, रोमन सिक्के हैं। ये दक्षिण भारत में रोमन सिक्के पाए गए हैं और ये एक तरह से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये व्यापार बखूबी चल रहा था, ठीक है ना। तो यही इसके बाद यही लाइन लिखता है कि इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, करीब करीब आज से 2300 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ या 2500 या लगभग, यानी 3000 से लेकर 2500 वर्षों की जो बातें हो रही है आपसे यहाँ पर साल पहले की, तो उस समय रोम के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध था और बहुत सुंदर व्यापार चल रहा था। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में बात आ गई है। और अब देखिए यहाँ व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन और कुछ मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ। और अभी तक अगर आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई जा रही है और सभी का ये जो सीरीज बन रहा है उसका एक लिंक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप सबको देखिए और तैयारी कीजिए और विश्वास कीजिए कि आप आईएएस जैसे एग्जाम को भी, पीसीएस जैसे एग्जाम को भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। एसएससी और अन्य एग्जाम की तो बात ही अलग है, वो तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन बड़े से बड़े एग्जाम में भी ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। इसलिए अभी तक अगर आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदे का है। इसे शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। अब नेक्स्ट बात में आ जाइए। देखिए व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। अब जो व्यापारी हैं, व्यापारियों ने क्या किया? कई समुद्री रास्ते खोजे, कई समुद्री मार्ग खोजे,
ट्रेडर्स क्या किए कि बहुत ज़्यादा जो समुद्री मार्ग है, समुद्री पाथ है, सी रूट है, उसका उन्होंने खोज किया। और इसके साथ इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। और दो तरह का था, कुछ लोग तो समुद्र के किनारे चलते थे। व्यापारी क्या करते थे, देखिए ये भारत का नक्शा देख रहे हैं ना, मैप है, देखिए इस भारत का देखिए जो दक्षिण भारत है, इसी को पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है। तो ये तीन जगहों से, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देख लीजिए ये सबसे दक्षिण में ये देखिए इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। इधर देख लीजिए पश्चिम में ये अरब सागर है, अरेबियन सी है। और देखिए ये पूरब में आप देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी तो है। तो व्यापारी या तो इस समुद्र के रास्ते चलते थे, रास्ता तट पकड़ के चलते थे, इसे पहुंच जाते थे। या कुछ क्या होता था यहाँ पर कि दे रहा है कि कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। तो व्यापारी कुछ तो समुद्र कोस्टल रास्ते से, तटीय रास्ते से, व्यापारी कुछ होते थे कि बिल्कुल ये समुद्री किनारे लेके चलते थे, समुद्री किनारे से, समुद्री किनारे यही रास्ता हो सकता है ना, प्लस कुछ अरब सागर, अरेबियन सी, कुछ बंगाल की खाड़ी, कुछ प्लस बंगाल की खाड़ी, ये पार करके बंगाल की खाड़ी पार करके भारत में पहुंचते थे। क्योंकि भारत को पहुंचने के लिए इन चीजों को तो आपको पार करना पड़ेगा। साथ ही साथ नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। इसमें एक और पॉइंट है कि जो नाविक होते थे वो मानसून हवा था, ठीक है ना, नाविक लिखिए, नाविक मानसूनी हवा का, मानसूनी हवा का लाभ उठाते थे, लाभ लेते थे, लाभ लेकर, बस इतना लिखता हूं कि मानसून, क्योंकि उन समय के वैज्ञानिकों को मानसून के बारे में बहुत सुंदर जानकारी थी और इसका वो लाभ लेकर और इसके सहारे आ जाते थे। क्योंकि जब जहाज आ रही है या सामान से लदा हुआ और जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ अगर जा रहा है तो आसानी से जहाज चली जा रही है। आप भी किसी नाव पर बैठ के बोटिंग करके देखिए ना, और हवा के रुख तरफ चलिए, और जो सेलर है, जो नाविक है, जो नाव को या बोट को आपको चला रहा है, उसको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हवा उसको ले जाती है। बस उसमें भी पतवार लगा रहता है, जिसको आप स्टीयरिंग कहते हैं, वो घुमाएगा बस वो दिशा के लिए, और आराम से चलती है। तो इस तरीके से नाविक भी समुद्री हवा का लाभ लेकर चलाते थे। इसी के साथ साथ बता रहा है कि ऐसे क्या होता था कि यात्रा जल्दी पूरी हो जाती थी। फिर वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। देखिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है और यहीं से पूछेगा और बच्चे चकरा जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर व्यापारी जो है, देख लीजिए अफ्रीका, मैं लिखिए अफ्रीका, ठीक है, या लिख लीजिए या अरब सागर या अरब कंट्री, देखिए अफ्रीका या यहाँ पर है अरब के पूर्वी तट से, अरब के पूर्वी तट यहाँ से यात्रा शुरू करते थे और यहाँ से यात्रा शुरू करके उपमहाद्वीप के, उपमहाद्वीप मतलब भारत की बात हो रही है, उप महाद्वीप के पश्चिमी भाग, क्या उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग पर अगर पहुंचना है, पश्चिमी भाग, ठीक ना, उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग पर अगर उनको आना है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना चाहते थे। तो अगर ये काम करना है तो उनको कौन सा मानसून फेवर करता था, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इस ज्योग्राफी में मैं मानसून के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन ये मानसून है तो उस समय के व्यापारियों को मानसून का बड़ी ज्ञान था। तो जब व्यापारी को अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग पर अगर उनको पहुंचना होता था तो इंतजार करते थे कि कब समय आ रहा है जब दक्षिण पश्चिम मानसून चलेगा।
तो दक्षिण पश्चिम मानसून का सहारा लेके बड़ी आसानी से पहुंच जाते थे, ठीक है ना। अब ये देखिए मैं यहाँ नक्शा दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं यही अफ्रीका है, ये अफ्रीका हो गया, और ये देखिए ये भारत है, देखिए ये भारत है, ये अफ्रीका है, ये देखिए ये अरब कंट्री है, ठीक है ना। तो ये अरब कंट्री है, और इधर से यही बता रहा है कि अफ्रीका से या अरब के पूर्वी तट हो गया, अफ्रीका हो गया या यही अरब हो गया ना, तो अरब का ही पूर्वी तट है। और यहां से अगर व्यापारी चल रहा है, और भारत के देखिए ये पश्चिमी तट देख रहे हैं, ये पश्चिम हुआ ना, यही भारत है, देखिए इधर पूर्वी हो गया तट, ये पश्चिमी। तो अफ्रीका या भारत के इस पश्चिमी तट पर देखिए यहाँ पर व्यापारी अगर आना चाह रहा है तो किस मानसून का इंतजार करता था, वो दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार करता था। मतलब मानसून जो इधर से चले और पश्चिम की तरफ चले, आ रहा है ना, ऐसे भी देखिए लॉजिक भी है, देखिए मानसून चलता है ही ना, तो ये दक्षिण और पश्चिम तरफ जो मानसून होगा ये इनको बस मानसून पहुंचा देता था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका से चलने वाला व्यापारी जो भारत के पश्चिमी भाग पहुंचना चाहता है तो किस मानसून का मदद लेता है, या अरब के पूर्वी तट से चलकर भारत के पश्चिमी भाग पर अगर कोई व्यापारी पहुंचना चाहता है तो किस मानसून का सहारा लेगा, दे देगा उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक ना, पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऐसे करके कई ऑप्शन बना देगा। आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। और आप समझ लीजिए, देख लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये अरब है। तो अरब के पूर्वी भाग या अफ्रीका से कोई भी चले और भारत के ये पश्चिमी भाग पर पहुंचना चाहे तो उसको दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण मानसून, यहाँ से देखिए दक्षिण से मानसून उतर रहा है और उसका रुख कैसा हो रहा है, पश्चिम तरफ, देखिए पहुंचा देता है, यही दक्षिण पश्चिम ऐसे जाएगा। यहाँ से हिंद महासागर से उठता है मानसून और देखिए यहाँ पर यहाँ पहुंचाता है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का सहारा लेता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया ये बात यहाँ पर। साथ ही साथ देख लीजिए कि इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। एक और बात है कि भैया मैं तो मैप में ना आपको दिखा देता हूं कि यहाँ से यहाँ चला जाना है, ये तो बहुत लंबी यात्रा है, समुद्री यात्रा है। तो इसके लिए जब समुद्री यात्रा करना है इसमें समय लगता है काफी और दूरी भी है, तो उसमें जो जहाज बनते थे, जो शिप बनते थे, वो बहुत मजबूत बनाए जाते थे ताकि वो यहाँ पर वहां पर सुरक्षित सभी को सामान लाद कर पहुंचाते हैं। एक बात होता था। एक यहाँ पर व्यापार से जुड़ी एक कविता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपके बुक में लिखा गया है। देखिए, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। तो एक और बात है कि जो व्यापार का प्रमाण है ये कहाँ मिलता है, संगम कविताओं में भी मिलता है। बस इतना ही लिख लीजिए, संगम कविताओं में भी मिलता है, संगम कविताओं में वर्णन मिलता है, संगम कविताओं में वर्णन है व्यापार का। मतलब जो भी मैं यहाँ पर आपसे बात बोल रहा हूँ ऐसे पकपक नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण क्या है कि रोम के साथ व्यापार हुआ है तो कई तरह के समुद्र रोमन सिक्के मिले हैं भारत में। इसी तरह से ये व्यापार का संगम साहित्य में या संगम जो आपका कविता है उसमें भी व्यापार का वर्णन किया गया है। और यहाँ देखिए कि उसी संगम कविता का एक वर्णन कर रहा हूं जो व्यापार से जुड़ी हुई कविता है। क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखी कविता में पूर्वी तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। देखिए पुहार पतन यही है, देख लीजिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये देखिए पूर्वी तट पर, भारत का ये पूर्वी तट है, तो ये तमिलनाडु में है, यही देखिए पुहार पतन यहाँ पर है, इसी को कावेरी पत्तनम भी कहते हैं। तो ये पुहार पतन यहाँ पर है। इस पुहार पतन पर ये देखिए पूर्वी भाग है, और उस समय तो मैं ये पश्चिमी भाग को पूछने के लिए बता रहा था अफ्रीका से और अरब देश से। अभी देखिए यहाँ पर आ जाइए पुहार पत्तनम, तमिलनाडु में आ जाइए यहाँ पर पुहार पत्तनम। अब यहाँ पर आ रहा है कि माल यहाँ पर लाए जाने का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, यानी समुद्री जहाज पर तेज तरार घोड़े भी लाए जाते थे, ठीक है। आप अरबियन हॉर्स का नाम सुने होंगे, तो ऐसे तेज तरार घोड़े लाए जाते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरिया, और गाड़ियों पर काली मिर्च जिसको कि काला सोना भी कहा जाता है, ये उसकी गठरी रखी होती थी। और हिमालय से मिले रत्न और सोना, हिमालय से मिले रत्न, हिमालय से रत्न और सोना जो मिले है वो। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां तो ये भी दक्षिण की पहाड़ियों से मिली है, उसको भी। दक्षिण सागर के मोती, और दक्षिण सागर के से मोती पर्ल, और इसी तरह से पूर्वी सागर में मूंगे,
मूंगे कोरल होते हैं ना, तो पूर्वी सागर वहाँ कोरल द्वीप है, वहां से मूंगे लिए जाते थे। गंगा और कावेरी की फसलें, गंगा और कावेरी नदी, उत्तर भारत में गंगा नदी है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है, और कावेरी नदी भी है, ठीक है ना, जहाँ की ये कावेरी पट्टनम जो बता दिए या पुहार बता दिए। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, और श्रीलंका देखिए भारत में ही श्रीलंका है, यहाँ से क्या आता था, खाद्यान्न आता था, तो अन्न उगर आते थे। तो म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन, और देखिए ये म्यांमार है जिसको आप बर्मा कहा जाता था, म्यांमार है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और दुर्लभ कीमती आयात, और मिट्टी के बर्तन के साथ दुर्लभ कीमती यहाँ से आयात होते थे। तो ये सब तमाम चीज यहाँ पर आपको कविता में बताया गया है, और ये कविता एक संगम कविता है, संगम साहित्य से जुड़ी कविता है, और उसमें व्यापार का वर्णन किया गया है। तो हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इसमें वीडियो बनेगा, आप लोग बने रहिए और सभी को आप देखिए, तभी आपको इसका बहुत ही फायदा होगा। विश्वास के साथ पढ़िए, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, सबको आप देखिए। धन्यवाद।